वेलकम टू RS लॉ क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में प्रोबेशन एक्ट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देखी, जिसमें हमने प्रोबेशन एक्ट को ऊपरी तौर पर कैसे याद रखना है, क्या क्या बातें याद रखनी है, और परिवीक्षा और पैरोल में क्या अंतर है, परिवीक्षा के क्या लक्षण हैं, परिवीक्षा और बर्चना क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी धाराओं की ओर। हमने देखा था इसमें 19 धाराएं हैं, तो शुरू करते हैं। इसमें धारा 1 है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 कहा जाता है, तो इसका संक्षिप्त नाम है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। दूसरा है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, तो इसके विस्तार की बात संपूर्ण भारत पर है। पहले ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर का संशोधन अधिनियम आने के पश्चात यह जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया। तीसरा है किसी राज्य में यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे वह राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम अधिनियमित होने की तारीख है 16 मई 1958, जबकि इसके लागू होने की तारीख सभी राज्यों में अलग अलग है। तो इस एक्ट के संबंध में यदि आपको तारीख याद रखनी है तो 16 मई 1958 याद रखनी है। इसमें 3 बातों को ध्यान रखना है, एक बार वापस रिपीट करें आप। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 इसका नाम है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, और इसका प्रारंभ राज्य अपने राज्य क्षेत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर सकेगी। इसकी धारा 2 परिभाषाओं के संबंध में है। परिभाषाओं में इसमें 3 परिभाषाएं दे रखी है। पहली है संहिता। संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1898 अभिप्रेत है। यहाँ पे 1898 लिखा हुआ है, जबकि हमें 1973 की दंड संहिता जो वर्तमान में लागू है वो मानी जाएगी। दूसरा है परिवीक्षा अधिकारी। परिवीक्षा अधिकारी से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 13 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है या उस रूप में मान्यता प्राप्त है। परिवीक्षा अधिकारी हम धारा 13 में डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी नियुक्ति कौन करता है और किसके अधीन होता है, उसके कर्तव्य धारा 14 में हम पढ़ेंगे। और तीसरा है विहित। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए अधिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। विहित जो हम नियमों द्वारा जो विहित अभिप्रेत करते हैं उसी का अर्थ होता है विहित। चौथा कहता है ऐसे शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित है, वे ही अर्थ होंगे जो उस संहिता में क्रमशः उनके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाएं नहीं दी गई है, क्योंकि CRPC में उस सभी परिभाषाएं आ गई है। चूंकि ये जो परिवीक्षा अधिनियम है क्रिमिनल एक्ट का पार्ट है, तो CRPC एक प्रक्रियात्मक विधि है, उसमें जो भी परिभाषाएं दी गई है इसके अंदर की परिभाषा ही मानी जाएगी। धारा 3 कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति। कुछ अपराधी होते हैं, कतिपय का अर्थ होता है कुछ, भर्त्सना का अर्थ होता है डांट फटकार कर छोड़ना। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि भर्त्सना छोटे अपराध के संबंध में लागू होता है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं धारा 3 में भर्त्सना पर छोड़ने के संबंध में है। जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381, 404 या 420 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अथवा भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अनधिक के लिए कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके द्वारा विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होती है, और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान रखते हुए ऐसा करना समीचीन है, जब तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि
किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे दंडित करने या उसे धारा 4 के अधीन सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने के बजाय उसे सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकेगा। इसमें मुख्य रूप से 4 बातें हैं। पहला है भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं, तो इनमें 5 धाराएं आपको याद रखने हैं। 379, 380, 381 ये तीनों ही चोरी से संबंधित है। 404 ये आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित है और 420 छल से संबंधित है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता में 2 वर्ष तक के कोई अपराध है तो उन अपराधों में भर्त्सना पर छोड़ा जा सकता है, या कोई अन्य जो विधि है उनमें 2 वर्ष तक का अपराध है तो उनमें भी भर्त्सना पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन कब जो छोड़ा जाएगा, जब उसकी कोई पूर्व दोषसिद्धि ना हो। और न्यायालय क्या क्या चीजें देखेगा, वो मामले की परिस्थितियां देखेगा। मामले की परिस्थितियों में क्या क्या आता है, अपराधी का चरित्र आता है और अपराध की प्रकृति आती है। तो उसे सेक्शन 4 में नहीं जाके, 4 में सदाचरण की परिवीक्षा बड़े अपराध के संबंध में होता है, तो यहाँ 4 में नहीं जाके सेक्शन 3 में उसे भर्त्सना पर छोड़ सकेगा। इसके आवश्यक तत्व हमने देखे ही हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा कौन कौन सी है? 379, 380, 381, 404, 420 के अधीन कोई अपराध हो, या भारतीय दंड संहिता के अधीन 2 वर्ष से अनधिक कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय कोई अपराध है, या किसी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अनधिक कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय कोई अपराध है, या पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं है, और मामले की परिस्थितियां जिसमें अपराधी का चरित्र और अपराध की प्रकृति आते हैं ध्यान में रखकर इसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। अब यहाँ इसका जिसमें ये कहा जाता है पूर्व दोषसिद्धि क्या है। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि के अंतर्गत इस धारा या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई भी आदेश भी है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में पहले से दोषी हो जाता है तो इसे पूर्व दोषसिद्धि माना जाता है। लेकिन इस अधिनियम में ये कहा गया है कि यदि उस व्यक्ति अपराधी को पहले धारा 3 में परिवीक्षा का लाभ दिया है या 4 में परिवीक्षा का लाभ दिया गया है तो उसे पूर्व दोषसिद्धि मानी जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि दोबारा परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाता है यदि कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है। अब हम शुरू करते हैं धारा 4। धारा 4 है कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। मैंने आपको पहले ही बताया कतिपय का अर्थ होता है कुछ अपराधों के संबंध में सदाचरण यानी अच्छे आचरण पर उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है ध्यान में रखते हुए उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन हो, तब तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे तुरंत दंडित करने के बजाय निर्देश दे सकेगा कि उसे प्रतिभूओं सहित या उनके बिना उसके द्वारा ऐसा बंद पत्र देने पर छोड़ दिया जाए कि वह 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे आहूत किए जाने पर उपस्थित होगा और दंडादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा। धारा 4 की जो उपधारा 1 है इसमें कुछ बातें बताई गई है कि सदाचरण की परिवीक्षा का लाभ किन व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध है उसके संबंध में दोषी पाए गए व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाएगा। और क्या क्या मामले देखेगा न्यायालय मामले की परिस्थितियों को देखेगा जिसमें आता है अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र।
इसके बाद में जो पूर्व दोष सिद्धि की बात है उसका स्पष्टीकरण हमने धारा 3 में देख लिया था। धारा 3 ये कहता है कि यदि धारा 3 और धारा 4 में कोई भी पहले आदेश किया गया हो वो पूर्व दोष सिद्धि मानी जाती है। तो जिसकी पूर्व दोष सिद्धि होती है उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ प्रतिभू सहित या रहित बंध पत्र के बारे में बात कही गई है। ये बंध पत्र की अवधि के बारे में काफी बार प्रश्न आ चुका है, कितने वर्ष तक का बंध पत्र भरवाया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 वर्ष से अनधिक यानी मैक्सिमम 3 वर्ष तक का बंध पत्र भरवाया जा सकता है। और यहाँ पे इसलिए बंध पत्र भराया जाता है ताकि यदि कोर्ट उसे बुलाए तो वो न्यायालय में उपस्थित होगा, दंड प्राप्त करेगा। दंड प्राप्त कब करेगा? जब वो शर्तों का उल्लंघन करेगा, इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी। एक बार वापस इसकी आवश्यकता तो देखते हैं। ऐसा अपराध जो मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हो। मामले की परिस्थितियों को न्यायालय देखेगा, जिसमें क्या क्या देखेगा? अपराधी का चरित्र और अपराध की प्रकृति आते हैं को ध्यान में रखकर भर्त्सना पर छोड़ा जा सकता है, भर्त्सना पर भी छोड़ा जा सकता है और सदाचरण की परिवीक्षा पर भी छोड़ा जा सकता है। 3 वर्ष का बंध पत्र भरवाया जा सकता है और कुछ शर्तें भी लगाई जा सकती हैं, जैसे बुलाए जाने पर उपस्थित होगा, दंडादेश प्राप्त करेगा, परिशांति कायम रखेगा और सदाचार। उपधारा 1 आती है, उसके बाद में परंतु आता है। ये बड़ी धारा है, इसको पूरा आप डिटेल में याद करें ताकि जब मुख्य परीक्षा का आप उत्तर लिखें तो आपको पूरी धारा कंटिन्यू याद रहे। एक बात ध्यान रखें, कोई भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं तो आपको बैरेक्ट पर अच्छी पकड़ होना जरूरी है। जब आप बैरेक्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप किसी भी सवाल का, चाहे वो प्री का एग्जाम दे रहे हो या मेंस का एग्जाम दे रहे हो, आसानी से उसका उत्तर मिल जाता है। इसके बाद है इसका परंतु। परंतु कहता है न्यायालय किसी अपराधी के ऐसे छोड़ दिए जाने का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि अपराधी या उसके प्रतिभू का यदि कोई हो नियत निवास स्थान या उस स्थान में नियमित उपजीविका है जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बंध पत्र देता है। तो न्यायालय बंध पत्र लेकर तब किसी व्यक्ति को छोड़ेगा जब न्यायालय को ये समाधान हो जाता है कि वो व्यक्ति और उसका प्रतिभू न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में रहता है, निवास करता है, कारोबार करता है। तो ये एक कंडीशन है। उपधारा 2 कहती है उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व न्यायालय मामले के बारे में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर यदि कोई हो विचार करेगा। तो न्यायालय इसमें जब परिवीक्षा आदेश देता है तो उसके संबंध में, उस अपराधी के संबंध में यदि कोई रिपोर्ट बनी हुई है परिवीक्षा अधिकारी की, तो न्यायालय उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ऐसा आदेश। उपधारा 3 जब उपधारा 1 के अधीन आदेश किया जाता है तब यदि न्यायालय की यह राय है कि अपराधी और जनता के हितों में ऐसा करना समीचीन है तो वह उसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकेगा जिसमें यह निर्देश होगा कि अपराधी आदेश में नामित किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन 1 वर्ष से कम न होने वाली ऐसी काला अवधि के दौरान रहेगा जो उसमें निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट हो और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह अपराधी सम्यक पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है। तो उपधारा 3 कहती है जब न्यायालय 1 के अधीन किसी को परिवीक्षा पर छोड़ता है तो किसकी एवज में? अपराधी और जनता के हितों की एवज में। अगर उनको लगता है कि इनका हित बना रहे तो पर्यवेक्षण आदेश देना चाहिए, तो यहाँ पर पर्यवेक्षण आदेश भी कर सकता है। पर्यवेक्षण आदेश में क्या निर्देश होगा कि नामित, इसकी लिमिटेशन होगी न्यूनतम 1 वर्ष, मतलब पर्यवेक्षण आदेश दे सकता है पर्यवेक्षण के अधीन 1 वर्ष से कम न होने वाली ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा। तो यहाँ पे न्यूनतम सीमा है, अधिकतम कितनी हो सकती है? 3 वर्ष।
क्योंकि हमने एक में पढ़ा था 3 वर्ष का बंद पत्र भरवाया जा सकता है और शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है। तो उपधारा इसकी शर्तें। उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय अपराधी से अपेक्षा करेगा कि छोड़े जाने से पूर्व वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों का और निवास स्थान मादक पदार्थों से प्रवृत्त या किसी अन्य बात के बारे में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का जैसी न्यायालय विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उसी अपराध की पुनरावृत्ति को या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे, पालन करने के लिए प्रतिभुओं के सहित या बिना एक बंद पत्र दे। यह उपधारा कहती है कि पर्यवेक्षण आदेश जब दिया जाता है तो उस अपराधी पर कुछ शर्तें लगाई जाती है जो उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में उस पर अपेक्षित होती है। उसके अनुसार शर्तें लगाई जाएगी कि वो उस स्थानीय अधिकारिता से बाहर नहीं जाएगा, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, कोई भी अपराध नहीं करेगा, चाहे वो उसी अपराध के संबंध में हो चाहे वो अन्य अपराध के संबंध में हो। इस तरह की शर्तें न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जा सकती है और बंद पत्र भरवाया जा सकता है। अपराधी पर शर्तें कौन कौन सी अधिरोपित की जाएगी? आदेश में जो भी शर्तें हैं विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा, जो हमने उपधारा 1 में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था उसमें? जब न्यायालय बुलाए आहूत किया जाए तो उपस्थित होगा और दंडादेश प्राप्त करेगा, परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा। इसके अलावा मादक पदार्थों से दूर रहेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और कोई अन्य अपराध भी नहीं करेगा। उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करवा सकता है। तो ये उपधारा 4 में ये मुख्य बातें हमें याद रखने की है। ये आपको पॉइंट वाइज बताने का अर्थ इसका ये होता है ताकि आप मुख्य परीक्षा में जब इसका उत्तर लिखे तो आपको सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट याद रहे और कोई भी बात छूटे नहीं। उपधारा 5 कहती है, उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय आदेश के निबंधनों और शर्तों को अपराधी को समझाएगा और प्रत्येक अपराधी प्रतिभु यदि कोई हो और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को तुरंत पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा। तो यहाँ पर जब पर्यवेक्षण आदेश उपधारा 3 में दिया जाता है तब न्यायालय क्या करेगा? प्रत्येक को प्रति देगा। किस किस को? अपराधी को देगा, उसके प्रतिभु को देगा और अगर कोई परिवीक्षा अधिकारी है जिसके पर्यवेक्षण में आदेश दिया गया है उनको प्रति दी जाएगी। अब मुख्य तौर पे देखते हैं जो हमने भर्त्सना और सदाचरण पे छोड़ा है तो उन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में पहला अंतर है धारा 3 में भर्त्सना पर छोड़े जाने के संबंध में, जबकि धारा 4 है सदाचरण पर छोड़े जाने के संबंध में। धारा 3 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381, 404, 420 के अधीन दंडनीय अपराध और 2 वर्ष से कम कारावास या जुर्माने से दंडनीय कोई अपराध से संबंधित है, जबकि सदाचरण की परिवीक्षा पर उन अपराधियों को छोड़ा जा सकता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं हो। यहाँ पर 2 अंतर है, पहला तो धाराओं का और दूसरा अपराध के संबंध में अंतर है। कौन से अपराध आएंगे जिसमें 3 में छोड़ा जाएगा और कौन से अपराध है जिनमें 4 में छोड़ा जाएगा। अब दोनों में एक समानता है कि इनमें पूर्व दोषित साबित नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूर्व दोषित है तो उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाएगा।